देखिए बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है, कल हमने और पिछली क्लासों में क्वांटम संख्या के बारे में आपको डिस्कस कराया था। तो क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था कि 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ निश्चित नियमों के आधार पर बनाया जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और केमिस्ट्री का ऐसे मान के चलिए आप एक प्रकार से करके बेस है। अगर ये नहीं आता तो समझ लीजिए आपसे 80% केमिस्ट्री नहीं आती, क्योंकि सभी जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और केमिस्ट्री में ही नहीं, जो हमारा फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स हो गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इन सब में इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये कुछ नियमों के आधार पर बनाया जाता है। इन नियमों को भी हम लोग इसी में डिस्कस करेंगे। देखिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। देखिए, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसके परमाणुओं में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। देखिए, सही से नहीं लिखा है, एक बार में बता दे रहा हूँ। देखिए, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। कुछ मूल नियमों के आधार पर कक्षकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए जाते हैं या फिर आधार पर कक्षकों के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये नियम निम्नलिखित है। देखिए, एक एक नियम इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है बच्चों? ऑफ-बाउ नियम। कौन सा नियम है? ऑफ-बाउ का नियम। दूसरा n+n नियम। तीसरा पाउली का अपवर्जन नियम। और चौथा क्या है? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। देखिए, इसमें गलत हो रखा है, हुंड है, HUND। ठीक है, इसमें दंड लिखा है लेकिन है क्या है? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, और पांचवा क्या है हमारा? अर्धपूरित एवं पूर्ण कक्षकों का स्थायित्व। ठीक है, ये नियम नहीं है, केवल स्थायित्व के मतलब स्टेबिलिटी को बताएंगे केवल इसमें। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला नियम है वो है बच्चों ऑफ-बाउ का नियम। किसका नियम? ऑफ-बाउ का नियम या ऑफ-बाउ का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ऑफ-बाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण। क्या है? निर्माण। इसका तात्पर्य है कि कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरते हुए कक्षकों का निर्माण करना। ठीक है ना? तो इसका तात्पर्य क्या है? कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरते हुए कक्षकों का निर्माण करना, अर्थात जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम कक्षक बोलते हैं। देखिए, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, जो पॉइंट नंबर 2 है आपको वही लिखना है केवल डेफिनेशन में। लिखना पॉइंट नंबर 2 को, ऊपर वाली बेसिक जानकारी है। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं, इसके पश्चात उच्च ऊर्जा कक्षकों में भरे जाते हैं। अतः परमाणु की तटस्थ अवस्था में कक्षकों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने शब्दों में, अगर हम लोग कहेंगे तो इस नियम के अनुसार परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। मैंने क्या बोला इस पर, इसी डेफिनेशन को लिख सकते हैं आप लोग कि इस नियम के अनुसार परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में प्रवेश करते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते क्रम निम्नलिखित चित्र द्वारा प्रदर्शित है। तो नीचे देखिए चित्र बनाकर दिखाया गया है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम कक्षकों का किस प्रकार से है। ठीक है, देखिए, जो
जो कक्षकों को भरने का क्रम है, ये अफवाहों के नियम से हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, बनाना सीख लेते हैं इसको। देखिए पहले आप 1 से लेकर 7 तक गिन के लिखेंगे, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे लेकर, देखिए 1S 2S 3S 4S 5S 6S, इसके बाद 7S ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद फिर एक ऊपर से छोड़ देंगे, ऊपर से छोड़ देंगे एक, फिर 2S के सामने से 2P 3P 4P 5P 6P और 7P। समझ में आ रही है बात? वैसे करके हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर से ऊपर चलेंगे। जब हम लोग ऊपर चलेंगे तो अब फिर से एक छोड़ेंगे ऊपर से। देखिए ऊपर से जैसे हमने पहले 2S 1S को छोड़ दिया था, अब एक और छोड़ेंगे। तो अब चालू करेंगे हम लोग SPD 3D 4D 5D 6D, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। देखिए पहले 1 से 7 तक गिनते लिखेंगे, फिर एक ऊपर से छोड़कर 2P 3P इस तरीके से करके 7P तक लिखेंगे, और एक फिर थर्ड लाइन में एक ऊपर से और एक नीचे से छोड़ेंगे, और फिर फोर्थ लाइन में एक ऊपर से और एक नीचे से फिर से छोड़ेंगे, ठीक है। तो 4F और 5F इस तरीके से आपका बन जाता है। अब इसको काटेंगे कैसे? आप लोगों को ऊपर से लेके आना है इलेक्ट्रॉन। कहाँ से लेके आना है? ऊपर से। सबसे पहले किसमें भरा जाएगा? 1S में। देख रहे हो ऊपर से तो तीर की डायरेक्शन लगी हुई है, तो सबसे पहले किसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन? 1S में, ठीक है। फिर देखिए किसमें भरा जाएगा? 2S में, जहाँ आपको पहले कट रहा है। जो जिस क्रम में कटेगा उसकी ऊर्जा उसी क्रम में होगी, अर्थात सबसे कम ऊर्जा 1S की, उसके बाद 2S की, उसके बाद 2P की, उसके बाद 3S की, फिर 3P की, फिर 4S की, उसके बाद 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S और 5F 6D और 7P, ठीक है। नीचे क्या लिखा? कक्षकों को भरने का क्रम। अतः उपरोक्त चित्र की सहायता से विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा। तो क्या है? ऊर्जा सबसे कम किसकी? 1S की। उसके बाद किसका नंबर आता है? 2S का। उसके बाद किसका नंबर आता है? 2P का। उसके बाद किसका नंबर आता है? 3S का। उसके बाद किसका नंबर आता है? 3P का। उसके बाद किसका नंबर आता है? 4S का। इसके बाद 3D 4P। मतलब जिस क्रम में ये काटते चले आ रहे हैं ना, उसी क्रम में एरो दिखाई दे रहा है आप लोगों को? एरो का डायरेक्शन जिस क्रम में ये कटे हैं उसी क्रम में इनकी ऊर्जा है। सबसे अधिक ऊर्जा 7P की है, सबसे कम किसकी है? 1S की। तो इसी क्रम में भरते चले आएंगे आप लोग। क्लियर हुई बात? अब देखिए हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए अब जो हमारा अगला नियम है दूसरे नंबर पर, वो कौन सा नियम बनता है बच्चों? N+L का नियम या ऊर्जा का नियम, ठीक है। N+L का नियम या ऊर्जा का नियम। देखिए इस नियम की सहायता से विभिन्न कक्षकों में किसकी ऊर्जा अधिक है, किसकी ऊर्जा कम है, ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने ऊपर वैसे आप लोगों को बता दिया है कि ऊर्जा का बढ़ता क्रम क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहीं पर कक्षक दिए गए हों तो उनमें हम लोगों को कैसे डिफरेंस करना है कि किसकी ऊर्जा कम है और किसकी ऊर्जा अधिक है, वो चीज़ें हम लोगों को किससे मिलेंगी? N+L नियम से, ठीक है। देखिए पॉइंट नंबर 2 को देखिए। पॉइंट नंबर 1 में क्या समझाया कि हम लोगों को इससे क्या मिलता है? हम इस नियम से ये ज्ञात करते हैं कि किसकी ऊर्जा अधिक है और किसकी ऊर्जा कम है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 2 में आइए। जिस उपकोष के लिए N+L का मान न्यूनतम होगा उसकी ऊर्जा क्या होगी बच्चों? उसकी ऊर्जा भी क्या होगी? न्यूनतम होगी। अतः उपकोषों की ऊर्जा का क्रम निम्न है। देखिए मैं अगर इसको अपने शब्दों में कहूँ तो जिस उपकोष के लिए N+L का मान कम होगा उसकी ऊर्जा कम होगी, और जिस उपकोष के लिए N+L का मान अधिक होगा उसकी ऊर्जा अधिक होगी। अब N क्या है यहाँ पर? N है मुख्य क्वांटम संख्या। L क्या है यहाँ पर? L क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है। और देखिए यहाँ पर देखिए जैसे 1S 2S 3S 4S 5S, ठीक है। N+L के मान देखो, N+L, N का मान 1S के लिए 1 है, L का मान S उपकोष के लिए कितना होता है? 0। P के लिए 1 होता है और D के लिए 2 होता है, F के लिए 3 होता है, ठीक है। तो N का मान 1 2 3 4 5 इस तरीके से है सबका, और L के मान आप लोग जब इसमें जोड़ते चले जाएंगे तो इस तरीके से इसका ऑर्डर आएगा। तो यही क्या हो जाएगा? इनकी ऊर्जा का क्रम हो जाएगा, ठीक है। उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए N+L, ठीक है। यहाँ पर N मैंने बताया अभी ऊपर मुख्य क्वांटम संख्या और L क्या? द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कम हो।
जैसे 3D 4s कक्षकों में 4s कक्षक की ऊर्जा कम है, क्योंकि 4s कक्षक के n+l का मान 4+0 बराबर 4 और 3D के n+l का मान कितना आ रहा 5। तो किसकी ऊर्जा कम होती है बच्चों? किसकी ऊर्जा कम होती है? 4s की। ठीक है, अतः 4s कक्षक की ऊर्जा 3D कक्षक से कम है। इसी प्रकार 5s कक्षक की ऊर्जा 4D कक्षक से कम है, अतः ऊर्जा का क्रम निम्न होगा इनका। आप छोड़िए, आप लोगों को जो भी कक्षक दिया गया है n+l के नियम से भरा जाएगा, और ऊपर हम लोगों ने आप का जो नियम समझाया आपको रे डायग्राम से, उससे देख सकते हैं। अब देखिए अगला जो पॉइंट है उसको ध्यान से पढ़िए। अब कंडीशन अगर हो सकता है n+l का मान 2 के लिए समान जा सकता है, ठीक है। यदि 2 या 2 से अधिक कक्षकों के n+l का मान क्या है, समान हो, तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, तो उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके n का मान कम होगा। देखिए ध्यान से समझेंगे दोबारा से। अगर 2 कक्षकों के लिए या 2 कोषों के लिए n+l का मान बराबर आ जाए, तो आप कैसे करेंगे? यदि कौन से कक्षक को पहले भरें? तो इस स्थिति में उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी जिसके लिए n का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब जैसे 3D और 4P में देख लीजिए, 3D और 4P के लिए दोनों में n+l के मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे, 5-5 आएंगे दोनों में, ठीक है। अब 3D और 4P में किसकी ऊर्जा कम होगी? 3D की। क्यों? क्योंकि इसमें n का मान क्या है? 3 है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अर्थात ऐसे कह सकते हैं, अगर किन्हीं 2 कक्षकों के लिए n+l का मान बराबर है, तो छोटी क्वांटम संख्या वाली कक्षक की ऊर्जा कम होगी, अर्थात वो सबसे पहले भरेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, जो 8th क्लास है और उसमें जो साइंस है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 देखिए, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड में कुछ नोट्स वगैरह पहले दिए हैं, वीडियो भी बनाई थी, बट वो चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड प्रॉपर वे में नहीं हो पाए, तो हमने डिसीजन ले लिया है कि उन चैप्टर्स को आपको दोबारा से करा दिया जाएगा, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 से हम लोग कर रहे हैं। और अब क्या करेंगे, पहले आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, रीडिंग कराएंगे, पहले एक्सप्लेन कराएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में ऐसे नहीं हुआ, उसमें डायरेक्ट हमने आपको चैप्टर नहीं पढ़ाए,
बुक्स वगैरह नहीं थी, ठीक है। अभी आप लोग बुक्स परचेज कर सकते हैं, आपके स्कूल में बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, बुक्स पर परचेज कर लेंगे। और इसी तरीके से पहले चैप्टर रीडिंग चलेगा, जितने भी दिन लगे उसमें 2 दिन 4 जितने भी दिन लगेंगे, पहले चैप्टर को रीड कराएंगे और उसके बाद आपको एक्सरसाइज वर्क कराएंगे, ठीक है। तो कोई इस बात को लेकर इशू ना बनाए कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इस तरीके से नहीं कराएं, हम चैप्टर को दोबारा से करा देंगे, ठीक है। ओके, कोई भी परेशान नहीं होगा। देखिए चैप्टर नंबर जो 3 है, चैप्टर नंबर 3 साइंस में, देखिए सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। क्या है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक? चैप्टर का जो नेम है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। देखिए सिंथेटिक आप लोग जानते होंगे, हिंदी में बोलते हैं इसको संश्लेषित। क्या बोलते हैं? संश्लेषित। और फाइबर्स, फाइबर्स ही होता है एक प्रकार से हम लोग यार्न या फिर रेशा बोल सकते हैं, हिंदी में आप लोग रेशा। क्या बोल सकते हो? रेशा, फाइबर, रेशा। एंड प्लास्टिक, और प्लास्टिक प्लास्टिक से होता है, ठीक है। तो चैप्टर का नाम समझ में आया, संश्लेषित, रेशे एवं प्लास्टिक, ठीक है। देखिए अब हम चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। द क्लॉथ विच वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े, जो क्लॉथ्स हम लोग पहनते हैं वे किससे मिलकर बने हैं? फैब्रिक्स। फैब्रिक जानते हो? देखिए क्लॉथ्स एक तो कपड़े होते हैं ये भी, और एक फैब्रिक्स भी क्या होता है बच्चों? वो भी कपड़ा ही होता है, ठीक है। फैब्रिक्स हम लोग यूज करेंगे जो रेडी नहीं होते, जिसको हम लोग नहीं पहन सकते सीधा, ठीक है। और क्लॉथ्स हम लोग पहन सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चों? फैब्रिक्स एक प्रकार से करके जो फाइबर्स होते हैं, रेशा होते हैं, उन्हीं को एक साथ मिलाकर जो एक हम लोगों को कपड़ा मिलता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फैब्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए नीचे लिखा है फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो फैब्रिक किससे बने होते हैं? फाइबर से, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक्स जो कपड़ा होता है, देखिए समझ में नहीं आया होगा जो आप लोगों को, दोनों बारे क्लॉथ मीन्स के, क्लॉथ मीन्स तो पहनने वाला कपड़ा है, ठीक है। जैसे आपकी टी शर्ट, शर्ट, जींस जो भी है, और जो फैब्रिक्स है जिससे वो मिलकर बना है, मिलकर क्या बना है? जिससे वो रेडी होता है। एक प्रकार से कह सकते हो कि रेडीमेड जो क्लॉथ्स होंगे उसको आप लोग पहनने वाले होंगे, और विदाउट रेडी जो होगा क्लॉथ्स उसको हम फैब्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। जो फैब्रिक्स हैं तो वो किससे मिलकर बने हैं? फ्रॉम फाइबर, फाइबर से मिलकर बने, ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो नेचुरल सोर्सेज से भी प्राप्त होते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से भी प्राप्त होते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या तुम कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हो? फाइबर्स आर आल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स हैं उनका हम लोग यूज करते हैं किसमें? फॉर मेकिंग, बनाने में, ए लार्ज वैरायटी, एक बड़ी वैरायटी यानी कि विभिन्न चीज़ों, ठीक है, एक विभिन्न मात्रा में, विभिन्न अलग अलग चीज़ों में, ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, घरेलू जो आर्टिकल्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उनको बनाने में हमें बड़ी मात्रा में, बड़ी भिन्न भिन्न वस्तुओं के निर्माण में हम लोग किसका यूज करते हैं? फाइबर्स का, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। मेक ए लिस्ट, हम लोग लिस्ट बनाते हैं, एक लिस्ट बनाइए। ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स, कॉमन जो आर्टिकल्स हैं मेड फ्रॉम फाइबर्स, और किससे बने हो? फाइबर से। अर्थात एक लिस्ट बनाएं जो कॉमन आर्टिकल्स हैं और किससे बने हैं? फाइबर से मिलकर बने। ट्राई टू सेपरेट them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. Try to separate, और उनको सेपरेट यानी कि अलग अलग करने की कोशिश कीजिए into those, जिससे कि जो
नेचुरल फाइबर से बने हैं और एक जो आर्टिफिशियल फाइबर से बने हैं। मैक एंट्रीज इन टेबल 3.1, नीचे टेबल दी गई है, उसमें एंट्री आपको कर दी। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, ये टेबल है आपको 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, कॉलम है नेम ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल, आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आप लोग इनमें इसको फिल करेंगे। ठीक है, आपको देखने हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को। देखिए जैसे बेड शीट हो गई और सीट कवर हो गया, रोप हो गई और आपकी टी शर्ट हो गई, यूनिफॉर्म हो गई, ये सभी सिंथेटिक फाइबर्स हैं। और कॉटन से आप लोग वुलन, कॉटन से जो भी आपके आर्टिकल्स बने हैं वो नेचुरल फाइबर से मिलकर बने, नेचुरल फाइबर्स में आ जाएंगे, और जो बाकी हैं वो किस में आ जाएंगे, सिंथेटिक फाइबर में आ जाएंगे। ओके, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल, व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। देखिए आप लोगों ने क्यों कुछ को वर्गीकृत किया, लेबल्ड किया है, किसमें, आर्टिफिशियल फाइबर्स में। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, wool, silk, etc. are obtained from plants or animals. देखिए you have read, तुम पढ़ चुके हो in your previous class, अपनी पिछली क्लास में, that कि नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, जो नेचुरल फाइबर्स हैं लाइक जैसे कॉटन, वुल जो आपकी ऊन होती है, सिल्क आपका रेशम होता है, एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। किससे ऑब्टेन किए जाते हैं, या तो प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं या फिर एनिमल से। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। देखिए द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड, जबकि सिंथेटिक फाइबर दूसरी तरफ आर मेड बने होते हैं बाई ह्यूमन्स, किससे बनते हैं, ह्यूमन्स बीइंग्स अर्थात मानव द्वारा बनाए जाते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर मेड बाई ह्यूमन बीइंग्स। सिंथेटिक फाइबर्स कौन बनाता है, ह्यूमन बीइंग्स, मानव। ठीक है, दैट इज व्हाई, इसीलिए दीज आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, या तो सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स। तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें कॉमन है, जैसे कि नेचुरल फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या हैं, दोज फाइबर्स दैट ऑब्टेन नेचुरली, क्या होंगे, नेचुरल फाइबर्स। और दोज फाइबर्स दैट ऑब्टेन बाय लेबोरेटरी और मैन मेड। ठीक है, ये क्या होंगे, सिंथेटिक। What are synthetic fibers? देखिए 3.1, try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread। 3.1 नेकलेस आप लोग जानते होंगे, जो हार वगैरह होते हैं। ऑफ बीड्स जानते हो, मोती यानी कि बोल सकते हो। देखिए नीचे ही दिखा है, नीचे फिगर में 3.1 में दिखा है, बीड्स एंड पेपर क्लिप्स जॉइंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स। मोती बोल सकते हो जिसको छोटे छोटे दाने होते हैं, जो हार होता है। ठीक है, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। देखिए धागे से किसको, नेकलेक्ट को बनाया गया, धागे में क्या जोड़े, बीड्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स, थ्रेड धागा होता है। ठीक है, और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1 बी। देयर आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू, क्या इनमें कोई समानता है। देखिए नीचे ये हमारे पास बीड्स हैं, छोटे छोटे बीड्स हैं फिगर में, और इनको हम लोगों ने किसी थ्रेड के द्वारा एक दूसरे से ज्वाइंट किया है। जैसे कि आपका नेकलेक्ट होता है, हार होता है, उसमें बीच में धागा होता है, उसमें छोटे छोटे दाने आप लोग जो भी होते हैं उनको डाल देते हैं,
उसी तरीके से दूसरी तरफ क्या है, पेपर के हैं, वैसे पेपर के छोटे छोटे पीसेस को हम लोगों ने क्या किया, इसमें जॉइंट किया एक दूसरे को, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही होगी। ए सिंथेटिक फाइबर्स इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। जैसे कि ऊपर अभी हम लोगों ने आपको नेकलेस बनाकर दिखाया, उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर्स भी क्या है, इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। तो सिंथेटिक फाइबर भी क्या है, एक चैन है, एक श्रृंखला है ऑफ स्मॉल यूनिट्स, छोटी छोटी इकाइयों की, जॉइंट टुगेदर, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। ईच स्मॉल यूनिट, प्रत्येक छोटी यूनिट जो इकाई है, इज एक्चुअली वास्तव में है, माने वास्तव में है एक केमिकल सब्सटेंस, एक रासायनिक पदार्थ। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स, ऐसी बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म, एक साथ संयुक्त होकर बनाती हैं लार्ज सिंगल, एक बड़ी और अकेली यूनिट्स इकाई कॉल्ड ए पॉलीमर। दैट मीन्स छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं वे एक साथ कंबाइन हो जाती हैं एक दूसरे से और क्या बनाती हैं, ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर, ठीक है। छोटी छोटी यूनिट्स एक दूसरे से कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, एक लार्ज यूनिट बनाती हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। जो पॉलीमर है वो कहाँ से आया है, टू ग्रीक वर्ड से आया है। पॉली मीनिंग्स मैनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, एंड मर मीन्स पार्ट, अर्थात बहुत से पार्ट या यूनिट्स। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। अतः जो पॉलीमर होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। तो कल इसके आगे हम लोग आपको चैप्टर रीडिंग कराएंगे। आज के लिए उतना ही, अच्छे से आप लोग रीड करें, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछें, बार बार इसको रीड करेंगे, ठीक है। देखिए उस तरीके से तो नहीं पढ़ा सकते, ना ही आपसे कोई फीडबैक्स मिल रहा है यहाँ पर कि आपको समझ में आया नहीं आया, तो बुक आप लोग परचेज कर लीजिए। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हैं, ओके। ग्रुप में आपके ऐड हैं।